नमस्ते दोस्तों। एक कुत्ते ने बताया चाहे कितना ही सगा रिश्ता क्यों ना हो, ये तीन लोग हमेशा धोखा ही देते हैं। मित्रों, एक घने जंगल में एक कुत्ता और एक भेड़ के बीच गहरी दोस्ती थी। वो हमेशा साथ साथ रहते थे और कुत्ते की वजह से हिंसक जानवर भेड़ से दूर रहते थे। कुत्ते के होते हुए वो कभी भेड़ को अपना शिकार नहीं बना पाते थे। फिर एक दिन जंगल के गीदड़ ने सोचा कि किसी भी तरह से इस भेड़ और कुत्ते की दोस्ती तोड़ दी जाए, क्योंकि जब तक कुत्ता भेड़ के साथ रहेगा वो भेड़ को अपना भोजन नहीं बना सकते। मित्रों, ये सोचकर गिद्दड़ रोज भेड़ के कान भरने लगे। वो उसे कुत्ते के खिलाफ भड़काने लगे और धीरे धीरे भेड़ भी उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आने लगे। अब भेड़ कुत्ते से दूर रहने की कोशिश करने लगे, लेकिन कुत्ता उसे समझने की कोशिश कर रहा था। मित्रों, एक दिन कुत्ते ने भेड़ से कहा, यह बहन, तुम बड़ी भोली हो। तुम नहीं जानती कि कौन अपना है और कौन पराया। इन धूर्तों की चाल को तुम समझ नहीं पा रही हो। इसीलिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, जिसे ध्यान से सुनो। इस कहानी से तुम समझ जाओगी कि चाहे कोई कितना भी सगा हो, तीन तरह के लोग हमेशा धोखा देते हैं। मित्रों, फिर कुत्ता कहानी सुनाना शुरू करता है। एक समय की बात है, चंद्रपुरा नाम की नगरी थी, जहाँ एक धर्मात्मा और प्रतापी राजा दिगंबर का राज्य था। राजा दिगंबर साहसी योद्धा थे और उनके शासन में प्रजा सुखी थी। एक दिन राजा के मन में एक नए किले का निर्माण करवाने का विचार आया। तब उन्होंने तुरंत अपने राज्य के कारीगरों को और मजदूरों को आदेश दिया कि किले का निर्माण शुरू किया जाए। फिर जल्दी ही किले की नींव डाल दी गई, लेकिन समस्या तब आई जब नींव के ऊपर दीवारें बनाने की कोशिश की गई। हर दिन कारीगर दीवारें बनाते, पर रात होते ही वो दीवारें अपने आप ढह जाती। मित्रों, ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। फिर एक समस्या से राजा और सारे कारीगर परेशान हो गए। मित्रों, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अब तो राजा बहुत परेशान रहने लगा। फिर एक दिन राजा ने विचार किया कि क्यों ना दरबार में जो वास्तुशास्त्र के जानकार है, उन्हें बुलाकर उनसे इस संबंध में पूछताछ की जाए कि हमारा किला जितना बनता है उतना ढह क्यों जाता है। मित्रों, तब राजा दिगंबर ने अपने राज्य के सभी विद्वानों और वास्तुकारों को आमंत्रित किया। उन्होंने कहा, विद्वानों, कृपया मुझे बताइए कि हमारा किला क्यों ढह जाता है। मैं बार बार इसे बनवाता हूँ, लेकिन रात होते ही इसकी दीवारें गिर जाती है। फिर राजा की बात सुनकर सभी वास्तुकार अपनी विद्या का प्रयोग करने लगे। उन्होंने ये देखने की कोशिश की कि कहीं वास्तु के नियमों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। हालांकि इस तरह से जांच करने के बाद भी उन्हें कोई समाधान नहीं मिला। विद्वान अचंभित थे, लेकिन जब उन्होंने सुना कि किले की दीवारें रात में अपने आप ढह जाती है, तो वो सभी दुखी और परेशान हो गए। आखिरकार एक विद्वान ने राजा से कहा, महाराज, इस समस्या का एक ही समाधान है। इस किले की नींव मजबूत करने के लिए आपको अपने छोटे बेटे की बलि देनी होगी। जब तक आप अपने पुत्र की बलि नहीं देंगे, तब तक किले का निर्माण पूरा नहीं हो सकेगा, क्योंकि इस स्थान को बलि की आवश्यकता है। मित्रों, फिर राजा दिगंबर ने तुरंत आदेश जारी किया कि कल जब निर्माण कार्य आरंभ होगा, तो छोटे राजकुमार को दीवार में समाहित कर दिया जाएगा। राजा का ये आदेश पूरे नगर में तेजी से फैल गया। जब राजकुमार ने ये सुना, तो वो भयभीत हो गया, क्योंकि मृत्यु से कौन नहीं डरता। वह कांपते हुए अपने महल की ओर चल पड़ा। राजकुमार का चेहरा उदास था और उसकी आंखों में मृत्यु का भय साफ झलक रहा था। मित्रों, फिर उसने अपनी माता से कहा, माता, कल महाराज मुझे दीवार में चुनवा देंगे। फिर रानी ने उसे आश्वासन दिया, पुत्र, चिंता मत कर, मैं तुम्हें यहाँ से सुरक्षित निकाल लूंगी। मित्रों, फिर रात होते ही रानी और राजकुमार ने घोड़े पर सवार होकर राज्य की सीमा से बाहर निकलने का निश्चय किया। मित्रों, फिर चलते चलते वो एक घने और सुनसान जंगल में पहुंच गए। उसके बाद वहां रानी ने कहा, पुत्र, हमें इस जंगल में कोई सुरक्षित स्थान ढूंढना होगा।
हो सकता है महाराज हमें पकड़ने के लिए अपनी सेना भेज दे। मित्रों, फिर राजकुमार कहने लगा, ठीक है माँ, मैं अभी देखता हूँ। मित्रों, इधर उधर देखने के बाद रानी को कुछ दूरी पर एक बहुत बड़ा ऊंचा और भवन दिखाई देता है, जो एकदम सुंदर दुधिया रंग का था। रानी ने पुत्र को आदेश दिया, पुत्र तुम वहां जाकर देखो, मुझे कोई शहर मालूम पड़ता है। हो सकता है वहां हमारे रहने का कोई उपयुक्त स्थान मिल जाए। मैं तब तक यही रहकर तुम्हारे लौटने की प्रतीक्षा करती हूँ। तुम मेरी चिंता बिल्कुल मत करना, मैं अपनी रक्षा स्वयं कर लूंगी। मित्रों, इतना कहकर रानी ने अपने पुत्र को शहर देखने के लिए भेज दिया। राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर जैसे ही उस शहर में दाखिल हुआ, उसने देखा कि वहां कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। चारों ओर हड्डियों के ढेर लगे हुए थे और जगह जगह इंसानों की मूर्त खोपड़ियां बिखरी पड़ी थी। जब उन खोपड़ियों की नजर राजकुमार पर पड़ी तो वो जोर जोर से हंसने लगे। ये देखकर राजकुमार हैरान हो गया और उनसे पूछने लगा, तुम सब कौन हो और मुझे देखकर इस तरह क्यों हंस रहे हो? तभी उन खोपड़ियों में से एक बोल उठी, हे राजकुमार, हम तुम्हें देखकर इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि बहुत दिनों के बाद इस शहर में एक जीवित मनुष्य दिखा है। लेकिन हम इसलिए रो भी रहे हैं क्योंकि अब तुम ज्यादा देर तक जीवित नहीं रहोगे। जल्द ही तुम भी हमारी तरह हड्डियों के इस ढेर का हिस्सा बन जाओगे। इस शहर में एक भयानक नरभक्षी राक्षस रहता है, जिसने पूरे शहर को बर्बाद कर दिया है और इसे हड्डियों के ढेर में बदल दिया। इस शहर का राजा भी कभी बड़ा वीर था, लेकिन वह भी उस राक्षस के हाथों मारा गया और जो कुछ लोग बच पाए वो अपनी जान बचाकर दूसरे देशों और शहरों में भाग गए। मित्रों, राजकुमार ने यह सुनकर मन ही मन सोचा, हाय किस्मत में अपने नगर से मौत से बचकर आया था, लेकिन यहाँ भी मौत का सामना करना पड़ रहा है। मित्रों, फिर खोपड़ी ने कहा, बेटा जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ, वरना मारे जाओगे। मित्रों, फिर राजकुमार ने यह सुनते ही तुरंत अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से भागने की कोशिश की और अपनी माँ के पास लौटने लगा। लेकिन उधर उस राक्षस को पता चल गया कि कोई इंसान शहर में दाखिल हुआ है, जिससे वह तुरंत दौड़ता हुआ आया और राजकुमार का रास्ता रोक लिया और वह हंसते हुए बोला, हे मनुष्य, अब तू बिना मेरा भोजन बने यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। मित्रों, एक बार फिर आपको बताना चाहूंगी कि वह राजकुमार भी बहुत प्रतापी और गुणवान था। उसे धन और विद्या का अच्छा ज्ञान था और उसके पास घातक विष से बुझी हुई तीरों की पूरी श्रृंखला थी। फिर राजकुमार ने उन तीरों को एक साथ उस राक्षस पर चला दिया, जिससे तीर राक्षस के मर्म स्थान पर जा लगे और उसे चिरते हुए पार हो गए। इससे राक्षस मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर राजकुमार को लगा कि राक्षस मर चुका है, इसीलिए उसने राक्षस के शरीर को उठाया और नगर के बाहर बने राजमहल के चारों ओर स्थित खाई में फेंक दिया। मित्रों, इसके बाद राजकुमार घोड़े पर सवार होकर अपनी माता के पास लौट आया और बोला, माता, नगर में एक भयंकर नरभक्षी राक्षस रहता था, जिसका मैंने वध कर दिया है। ये राजा दिगंबर की नगरी चंपावती है, जिसे उस राक्षस ने पूरी तरह से उजाड़ दिया था। उसने यहाँ के सभी लोगों को मार डाला और जो कुछ बचे थे वो अपनी जान बचाकर इस नगरी को छोड़कर चले गए। राजा दिगंबर भी राक्षस के हाथों मारा गया। आज इस नगर में कोई भी जीवित नहीं है। मित्रों, राजकुमार की बातें सुनकर उसकी माता बोली, बेटा, तब तो ये नगर फिर से बसाने का एक बहुत अच्छा अवसर है। अब जबकि राक्षस का अंत हो चुका है, क्यों न हम इस नगर को फिर से आबाद करें। हम यहाँ के राजा बन सकते हैं और ये नगर फिर से समृद्ध हो जाएगा। हमें भी एक राज्य प्राप्त हो जाएगा। मित्रों, इस प्रकार राजकुमार अपनी माता को लेकर राजमहल की ओर चल पड़ा, जिससे वहां पहुंचकर वो बड़े आराम से जीवन बिताने लगे। राजकुमार ने अन्य शहरों से लोगों को बुलाकर चंपावती नगरी को फिर से आबाद किया। कुछ ही दिनों में इस नगर में फिर से खुशहाली लौट आई और लोग वापस वहां बसने लगे। मित्रों, फिर चंपावती नगर फिर से सुंदर और मनोहारी दिखाई देने लगा। राजकुमार वहां का राजा बन गया और उसकी प्रजा सुखी और संपन्न हो गई।
क्योंकि पहले जो लोग रहते थे उनका सारा धन माल उनके घरों में मौजूद था। राक्षस ने तो केवल नगर के लोगों को ही मार कर खाया था, इसीलिए उस नगर को खुशहाल बनाने में अधिक समय नहीं लगा। मित्रों, इधर राजकुमार तो अपना राज्य का ठीक से संचालन कर रहे थे और इधर महारानी जो उस राजकुमार की माता थी, वो उस महल में आराम से रह रही थी। मित्रों, इधर खाई में पड़ा राक्षस जो मूर्छित हुआ था, कुछ दिनों बाद होश में आया और पीड़ा से करहाने लगा, जिससे उसकी आवाज सुनकर रानी को दया आ गई और उसने पूछा, तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? तब राक्षस ने कहा, मैं इस किले का रक्षक देव हूँ। राक्षस ने मुझे इस खाई में डाल दिया था, लेकिन अब वो मर चुका है। रानी ने सोचा कि ये ग्राम देवता है जो अब ठीक होकर गांव की रक्षा करेगा, इसलिए वह राक्षस को रोजाना 5 किलो चूरमा खिलाने लगी और धीरे धीरे राक्षस के घाव भरने लगे और वो पूरी तरह स्वस्थ हो गया। मित्रों, अब राक्षस मन में विचार करने लगा कि मुझे अपना रुख बदलना चाहिए और इस रानी से दोस्ती करनी चाहिए। मित्रों, राजकुमार तो अपने राजकाज में व्यस्त रहता था और इधर उस राक्षस ने एक बड़े ही सुंदर आदमी का रूप बनाया और रानी के महलों में पहुंच जाता है। रानी ने जब उसे देखा तो रानी कहने लगी कि तुम कौन हो और कहां से आए हो? तो दानव ने जवाब दिया कि रानी, मैं इसी किले में पहले रहता था, लेकिन राक्षस ने मुझे बंदी बनाकर एक कक्ष में डाल दिया था। आज मैं तुम्हारे पुत्र की कृपा से छूट गया हूँ। यह सुनकर के रानी बड़ी प्रसन्न होती है और सुंदर रूप तो उसने पहले से ही बनाया था, इसलिए रानी जो थी उसके सुंदर रूप पर आकर्षित हो जाती है। मित्रों, अब वो राक्षस रानी से कहने लगा, रानी आओ हम दोनों चौसर का खेल खेलते हैं। रानी ने सहमति जताई और दोनों चौसर खेलने लगे। धीरे धीरे उनके बीच दोस्ती गहरी होती चली गई और अंततः ये दोस्ती प्रेम में बदल गई। उधर राजकुमार राज्य के कार्यों में व्यस्त था और उसे ये अंदाजा भी नहीं था कि वही राक्षस जिसे उसने मारा था जीवित होकर अब उसकी माँ के साथ महलों में रह रहा है। राक्षस ने अपना रूप बदल लिया था, जिससे राजकुमार को उसकी मौजूदगी का पता नहीं चल पाया। मित्रों, जैसे जैसे समय बीतता गया, रानी और राक्षस का प्रेम इतना गहरा हो गया कि जब भी रानी को लगता कि उसका पुत्र महल में आ रहा है, वह राक्षस को उस गहरी खाई में छिपा देती थी। लेकिन धीरे धीरे रानी ने उसे महल में ही ज्यादा समय तक रखना शुरू कर दिया और दोनों का प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। राक्षस को हमेशा इस बात का डर सताता रहता था कि यदि राजकुमार महल में आ गया तो वह उसे पहचान लेगा, इसीलिए जब भी राजकुमार महल में आता, राक्षस तुरंत भागकर खाई में जाकर छिप जाता। मित्रों, यह स्थिति रानी और राक्षस को बहुत खलने लगी। वो दोनों सोचने लगे कि राजकुमार उनके प्रेम के रास्ते में रुकावट बन रहा है। रानी जो कभी अपने पुत्रों को अपने पति से बचाकर लाई थी, अब वासना की आग में अंधी हो चुकी थी और उसके मन में राजकुमार के प्रति विचार बदल चुके थे। फिर एक दिन राक्षस ने रानी से कहा, प्रिय, अगर तुम्हारा पुत्र मर जाए तो हम दोनों आराम से महल में रह सकते हैं और हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। तुम इस राज्य की रानी बन जाओगी और मैं राजा। मित्रों, रानी जो अब राक्षस के प्रेम में पूरी तरह डूब चुकी थी, सहमति जताते हुए कहने लगी, तुम ठीक कहते हो, अगर राजकुमार हमारे बीच नहीं होता तो सब कुछ कितना अच्छा होता। पर सवाल ये है कि उसे मारेगा कौन? राजकुमार तो बहुत वीर है। मित्रों, तब राक्षस ने उसे सुझाव दिया, तुम अपनी आंखों में दर्द का बहाना बनाओ और जब राजकुमार तुमसे पूछे कि ये दर्द कैसे दूर होगा, तो कह देना कि शेरनी का दूध लाने से ही ये दर्द ठीक हो सकता है। मित्रों, तब रानी ने वैसा ही किया, आंखों में दर्द बताकर लेट गई और रोने चिल्लाने लगी। तब बेटे को जब ये बात मालूम होती है कि माता की आंखों में भयंकर पीड़ा हो रही है, तब राजकुमार ने आकर पूछा कि माँ, तुम्हें ये दर्द कैसे बंद होगा? मुझे बताओ, मैं हर काम करने के लिए तैयार हूँ। तब रानी कहती है, बेटा, तेरे पिता की यहाँ जब मेरी आंखों में दर्द होता था तो तेरे पिताजी शेरनी का दूध लेकर आते थे, जिससे शेरनी का दूध आंखों में लगा लेती थी तो मेरी आंखों का दर्द गायब हो जाता था। मित्रों, फिर राजकुमार कहने लगा, हे माँ, तू चिंता मत कर, पिताजी नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूं ना, मैं तुझे शेरनी का दूध लेकर अवश्य आऊंगा।
चाहे कहीं भी मिले। मित्रों, इतना कहकर राजकुमार दास दासियों से वैद्य हकीम से अपनी माँ की देखभाल करने के लिए कहे जाता है और घोड़े पर बैठकर शेरनी का दूध लेने के लिए जंगल को निकल पड़ता है। मित्रों, राजकुमार जंगल में शेर की गुफा की खोज करते करते एक गुफा के पास पहुंचा, जिससे वह उसने देखा कि शेर के दो छोटे छोटे बच्चे गुफा के द्वार पर खेल रहे थे। राजकुमार ने सोचा, यहाँ मुझे शेरनी का दूध जरूर मिल जाएगा। उस समय शेर और शेरनी गुफा में नहीं थे, वो भोजन की तलाश में जंगल में गए हुए थे। राजकुमार ने सोचा, जब तक वो वापस नहीं आते मैं इस पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ। फिर वह गुफा के बाहर एक वृक्ष के नीचे बैठकर आराम करने लगा। मित्रों, शेर के दोनों बच्चे वही खेल रहे थे कि अचानक राजकुमार ने देखा कि एक विशाल अजगर जंगल से आता हुआ गुफा की ओर बढ़ रहा था। अजगर ने अपना मुंह फैला लिया और शेर के बच्चों की तरफ बढ़ने लगा। तब भयंकर अजगर को देखकर शेर के बच्चे डर से चिल्लाने लगे। जब राजकुमार ने ये देखा तो उसकी नजर अजगर पर पड़ी, जो बच्चों को निगलने के लिए तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था। फिर राजकुमार ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और अजगर को मारकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसने अजगर के टुकड़ों को गुफा के बाहर ही मिट्टी में दबा दिया। इसके बाद राजकुमार थककर वही पेड़ के नीचे सो गया। मित्रों, उधर शेर और शेरनी जंगल से वापस आए। शेर ने दूर से देखा और कहा, आज हमें वह चोर मिल गया जो हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचाता था। आज हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। शेरनी ने कहा, पहले ये देखिए कि बच्चे सुरक्षित है या नहीं। मित्रों, फिर शेर ने गुफा में प्रवेश किया और देखा कि उसके दोनों बच्चे सुरक्षित बैठे हुए हैं। फिर बच्चों ने पूरी घटना सुनाई। पिताजी, आज अगर ये परदेसी न होता तो वह भयंकर अजगर हमें निगल जाता। इस परदेसी ने हमें बचा लिया। मित्रों, शेर ने बच्चों की बात सुनकर बाहर जाकर देखा तो अजगर मरा पड़ा था। फिर शेर ने कहा, ये परदेसी तो हमारा रक्षक निकला। इसने हमारे बच्चों की जान बचाकर हम पर उपकार किया है। अब हमारा धर्म है कि हम इसका स्वागत करें। फिर शेर ने शेरनी से कहा, तुम जाओ, हमारे इस अतिथि के लिए पानी लेकर आओ। मैं मीठे मीठे फल लाता हूँ। जब तक हम इसके खाने पीने का इंतजाम करेंगे, तब तक इसे सोने दो। मित्रों, शेर और शेरनी जंगल से मीठे मीठे फल लेकर आते हैं। उसके बाद राजकुमार को जगाते हैं, जिससे राजकुमार उन्हें देखकर डरने लगा। लेकिन शेर ने कहा, मित्र, तुमसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने हमारे बच्चों को बचाया है। हम तुम्हारे लिए भोजन लाए हैं। फिर शेर ने पूछा, हे मुसाफिर, तुम कौन हो और हम तुम्हारी कैसी सेवा कर सकते हैं? तब राजकुमार ने कहा, मेरी माँ की आंखों में दर्द हो रहा है। पहले मेरे पिता शेरनी का दूध लाकर माँ की आंखों में लगाते थे, जिससे उनकी आंखें ठीक हो जाती थी। मैं भी आपकी शेरनी का दूध लेने आया हूँ। यह सुनकर शेरनी ने कहा, मेरे दूध से किसी की आंखें ठीक नहीं हो सकती। लगता है तुम्हारे साथ कोई छल हो रहा है। अब जब तुम दूध लेने आए हो तो मैं तुम्हें अपना दूध भी दे रही हूँ और प्रमाण के लिए तुम मेरा एक बच्चा भी ले जाओ और मेरा ये बच्चा हमेशा तुम्हारा साथ देगा। फिर शेरनी ने अपने शावक से कहा कि बेटा, इसने तुम्हारे प्राण बचाए हैं, इसीलिए और तुम भी आजीवन इस भले मनुष्य की सुरक्षा करना। ये बहुत अच्छा व्यक्ति है। हो सकता है इसके साथ कोई छल किया जा रहा हो। मित्रों, इस तरह से शेर और शेरनी अपने एक बच्चों को उस राजकुमार को दे देते हैं और राजकुमार शेरनी का दूध लेकर उस शेर के बच्चों को लेकर घोड़े पर बैठकर अपने राज्य के लिए चल देता है। मित्रों, एक दिन रानी ने छत पर चढ़कर देखा तो उसने पाया कि उसका पुत्र एक शेर के बच्चे को लेकर और हाथ में दूध लिए महल की ओर आ रहा है। वही उस समय राक्षस रानी के महल में छिपा हुआ था। रानी घबराकर तुरंत नीचे भागती है और राक्षस से कहती है, तुम जल्दी से खाई में छुप जाओ, मेरा पुत्र आ चुका है। अगर उसने तुम्हें देख लिया तो वह तुम्हें मार डालेगा और मुझे भी नहीं छोड़ेगा। मित्रों, फिर राक्षस डर के मारे खाई में छिप जाता है और रानी अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर पलंग पर जा गिरती है। तभी राजकुमार महल में प्रवेश करता है और अपनी माँ से कहता है, माता, मैं शेरनी का दूध लेकर आ गया।
इसे अपनी आंखों पर लगाइए, आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी। मित्रों, सच कहे तो दूध मंगवाना एक बहाना था। रानी ने वह दूध लिया और कुछ दिनों तक उसे अपनी आंखों पर लगाती रही और जल्द ही उसकी आंखें सही हो गई। इसी बीच राजकुमार सभा में जाता रहता और जब वह महल में नहीं होता तो राक्षस रानी से मिलने आ जाता। दोनों षड्यंत्र रचते हैं और रानी कहती, हमने राजकुमार को शेरनी का दूध लाने इसलिए भेजा था ताकि वह शेर का भोजन बन जाए और मर जाए, लेकिन वह कैसे बच गया ये समझ नहीं आता। अगर उसे कभी हमारे संबंध और षड्यंत्र के बारे में पता चल गया तो वह हमें नहीं छोड़ेगा। हमें जल्द से जल्द उसे मार डालने का उपाय सोचना होगा। मित्रों, फिर कुछ दिनों बाद राजकुमार को उसकी माँ और राक्षस की सच्चाई का पता चल जाता है। उसने अपनी माँ को फटकारते हुए कहा, माँ, आप जैसी स्त्री है इसका मुझे अंदाजा नहीं था। आपको माँ कहने में अब मुझे शर्म आ रही है। रानी रोने लगी और बोली, बेटा मुझे माफ कर दो, मैं इस मायावी राक्षस के प्रेम में पड़कर अपने ही पुत्र की हत्या का षड्यंत्र रच रही थी। फिर राजकुमार ने अपनी माँ को धिक्कारते हुए उस राज्य से बाहर निकाल दिया और उस पापी राक्षस को राज्यसभा के सामने मृत्युदंड की सजा सुना दी।